जय हिंद साथियों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी श्रृंखला चल रही थी भाषा पर, और भाषा पर हमने सबसे पहले अध्ययन किया था वर्णों का। किसका अध्ययन किया था? वर्णों का। हमने वर्ण देखे, वर्णों की परिभाषा देखी। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं ये भी हमने देखे। सबसे पहले हमने स्वर पढ़े, स्वरों की परिभाषा देखी, स्वर कौन कौन से होते हैं ये देखा, और स्वर कौन कौन से होते हैं ये देखा। आज हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा दोस्तों स्वरों का विभाजन। क्या रहेगा? स्वरों का विभाजन। अब स्वरों का विभाजन किस आधार पर किया जाए? तो आपने देखा होगा स्वरों का विभाजन दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़े जा सकते हैं। वहीं जिह्वा के स्थान के आधार पर भी स्वरों को पढ़ा जा सकता है। जिह्वा के किस स्थान से कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है, और मुखाकृति के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जा सकता है। कौन से स्वर के उच्चारण में मुख की स्थिति क्या बन रही है। इसी के साथ साथ हमारे मुख विवर के माध्यम से भी स्वरों का विभाजन पढ़ा जा सकता है कि किस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख कम खुल रहा है, किसी के उच्चारण में अधिक खुल रहा है। वहीं कालमान के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। तो आइएगा हम इसे ही समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले स्वरों का विभाजन। क्या पढ़ रहे दोस्तों हम? स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन दोस्तों बहुत सारे प्रकार से बहुत सारे प्रकार से स्वरों का विभाजन बहुत सारे प्रकार से स्वरों का विभाजन किया गया है। हम एक एक करके प्रत्येक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो विभाजन है वो है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर किसका विभाजन दोस्तों? स्वरों का विभाजन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ है। कौन से तो मूल स्वर थे, कौन से स्वर एक दूसरे से मिलकर बने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है मूल स्वर और दूसरे हैं संधि स्वर। एक है मूल स्वर और दूसरे हैं संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है मूल स्वर। कौन से दोस्तों? एक है मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहा गया? वो स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का सहयोग नहीं लिया गया हो, या हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई हो, या भाषा के साथ ही इनकी उत्पत्ति हो गई हो। ऐसे स्वरों को क्या कहा गया? मूल स्वर। क्या कहा गया? मूल स्वर। और हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो क्या लिखते हैं हम? वह स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का सहयोग नहीं लिया गया हो, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का सहयोग नहीं लिया गया हो। हम कह सकते हैं कि मूल स्वर स्वाश्रित होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे स्वरों को हमने क्या कहा है? मूल स्वर कहा है। क्या कहा है? मूल स्वर कहा है। ये कौन कौन से होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आ, ई, उ, और एक हो जाएगा दोस्तों री। इस प्रकार से हमारे जो मूल स्वर है वो कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? अ, ई, उ, री। और संख्या कितनी हो जाएगी?
4। ये हमारे मूल स्वर है। शेष स्वर जितने भी है दोस्तों, वैसे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल स्वर कितने हैं? 4। शेष कितने बचे? 7। ये 7 ही स्वर कैसे स्वर है दोस्तों? संधि स्वर। कैसे स्वर हैं? संधि स्वर। आइएगा देखते हैं संधि स्वर। देखिएगा, दूसरा जो इनका उत्पत्ति के आधार पर भाग है वो है कौन सा है दोस्तों? संधि स्वर। संधि स्वर। अब आप इन शब्दों पर गौर करें दोस्तों। संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना? स्वरों को जोड़ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दो स्वरों को जोड़ने से हुई हो, वो स्वर क्या कहलाएंगे? संधि स्वर। क्या कहलाएंगे? संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो अपने आप में पूर्ण हो, दूसरों पर आश्रित नहीं हो, जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर का सहयोग नहीं हुआ हो, ऐसे मूल स्वर। और संधि स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दो स्वरों को जोड़ने से हुई हो, वो स्वर क्या कहलाए? संधि स्वर। कौन कौन से क्या कहलाए दोस्तों? संधि स्वर। तो हम क्या परिभाषा लिखते हैं इसकी? वह स्वर जिनकी उत्पत्ति दो स्वरों को जोड़ने से हुई हो, वो संधि स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर संधि स्वर कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दो स्वरों से हुई हो। कितने स्वरों से हुई हो? दो स्वरों से हुई हो। ऐसे स्वरों दो स्वरों को जोड़ने से हुई हो, ऐसे स्वरों को हम क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। कि इनके निर्माण में दो स्वर आपस में एक दूसरे से संधि करके इनका निर्माण करते हैं, इनकी उत्पत्ति करते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम ये भी समझेंगे इनको संधि स्वर क्यों कहा गया। देखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक होता है आ, एक होता है ई। हम संधि स्वर की बात करें दोस्तों, एक होता है उ, एक होता है ए, एक होता है आई और ओ, और अंतिम हो जाएगा दोस्तों आओ। ठीक। यदि संख्यात्मक रूप से प्रश्न पूछ लिया जाए संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7। कितनी है? 7। संधि स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, ये तो आया हमारे पास संधि स्वर। अब हम इनको संधि स्वर क्यों कह रहे हैं, इसको भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इस स्वर का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? आ प्लस आ। बताइए क्या बना? आ। ई प्लस ई। बताइए क्या बनी? बड़ी ई। ठीक है दोस्तों। उ प्लस उ बराबर क्या बना? दीर्घ उ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बना दोस्तों अ प्लस ई बराबर क्या बना? ए। इसके बाद ए प्लस ए बराबर क्या बना? आई। आ प्लस ओ बराबर क्या बना? ओ। ठीक इसी क्रम में आ प्लस ओ बराबर क्या बना? आओ। देखिएगा, इन सातों ही संधि स्वरों में इनके निर्माण में किन स्वरों का सहयोग है दोस्तों? अ के बाद अ आया तो कौन सा स्वर बना? आ। बताओ संधि हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल संधि हुई। बताओ ई के बाद ई आया, इन दोनों में संधि हुई, दोनों को जोड़ा गया तो कौन सी ई बनी? बड़ी वाली ई बनी। उ के बाद उ आया तो कौन सा स्वर बना? दीर्घ उ बना। अ के बाद ई आया, बताओ दोनों के मिलन से कौन सा बना? ए बना। अ के बाद ए आया तो कौन सा बना? आई बना। बताओ संधि हुई कि नहीं हुई? अ के बाद उ आया, बताओ संधि हुई कि नहीं हुई? तो कौन सा स्वर बना? ओ बना। बताओ अ के बाद ओ आया
तो क्या बना, औ बना। बताओ संधि हुई कि नहीं हुई। तो इस आधार पर हमने कहा कि वो स्वर जो दो स्वरों के संयोग से बने हो उन्हें कौन सा स्वर कहा गया, संधि स्वर। कौन सा स्वर कहा गया, संधि स्वर। ठीक है, हमने कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके संधि स्वर। ठीक है, यदि संधि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 7। यदि किसी संधि स्वर का निर्माण पूछा जाए तो किससे बनाए, तो दोस्तों आप बता सकते हो, आ से मिलकर बना है, ई से मिलकर बना है, उ से मिलकर बना है, ए आ प्लस ई से मिलकर बना है, आई आ प्लस ए से मिलकर बना है, ओ आ प्लस उ से मिलकर बना है, औ आ प्लस ओ से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे संधि स्वर। अब हम देखते हैं संधि स्वरों को भी कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ये हमारा क्या चल रहा है, स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग, मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। आइएगा देखते हैं कौन से है वो 2 भाग। संधि स्वरों की बात करते हैं दोस्तों। संधि स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। संधि स्वर, और इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, एक है दीर्घ स्वर। कौन से दोस्तों, दीर्घ स्वर, और दूसरे हैं संयुक्त स्वर। इनको दीर्घ क्यों कहा गया दोस्तों, इनके निर्माण में 2 समान स्वरों ने मिलकर किसी बड़े स्वर का, दीर्घ स्वर का निर्माण किया, इसलिए इनको कहा गया दीर्घ स्वर। क्या कहा गया, दीर्घ स्वर। जिन मूल स्वरों ने मिलकर किसी बड़े स्वर का निर्माण किया गया हो उसे क्या कहा गया, दीर्घ स्वर। क्या कहा गया, दीर्घ स्वर। देखिएगा कैसे, ये दीर्घ स्वर कौन कौन से दोस्तों, तो हो जाएंगे, एक हो जाएगा आ, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा ओ। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे कि चलिएगा री को भी देख लेते हैं, क्या दीर्घ री भी होता है क्या, बिल्कुल दीर्घ री भी होता है। चलिएगा इनका निर्माण करते हैं। पहले तो देखिएगा संधि स्वरों में हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर। कौन सा पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर। बताइए अ का दीर्घ रूप क्या है, आ। ई का दीर्घ रूप क्या है, बड़ी ई। उ का दीर्घ रूप क्या है, उ। री का दीर्घ रूप क्या है, बड़ी वाली री। आइएगा कैसे बनते हैं ये स्पष्ट करते हैं। देखिएगा अ प्लस अ, यदि अ के बाद अ आया तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए दोस्तों, दीर्घ हो गए। क्या हो गए, दीर्घ हो गए। ठीक ऐसे ही ई के बाद ई आया तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया दीर्घ ई। क्या हो गया, दीर्घ ई। उ के बाद उ आया तो क्या बन गया दोस्तों, बड़ा वाला उ। ठीक वैसे ही दोस्तों यदि री के बाद री आता है तो क्या बन जाता है, बड़ी वाली री। क्या बन जाती है, बड़ी वाली री। इस बड़ी वाली री का अब हमारी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इस बड़ी वाली री का प्रयोग हमारी हिंदी में नहीं होता है। हम छोटी री कहें कि इस री के साथ ही चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मात्राओं की बात की जाए तो इस वाली री की मात्रा, इस वाली री की मात्रा इस तरह से लग जाती है, और इस बड़ी वाली री की मात्रा ऐसे करके ऐसे लगती है। कैसे लगती है, ऐसे लगती है। देखिएगा यहाँ पर दो तरह से बना हुआ है और ये एक ही तरह से। तो इस बड़ी वाली री की मात्रा ऐसे और छोटी वाली री की मात्रा ऐसे। लेकिन वर्तमान में इस बड़ी वाली री का प्रयोग हमारी हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। ये संस्कृत के शब्दों में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है, संस्कृत के शब्दों में देखी जाती है, लेकिन हिंदी के शब्दों में इस री का प्रयोग हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो दीर्घ स्वर आ, ई, ओ। ठीक है, इस री को आप काट दीजिए। आ का निर्माण किससे हुआ है, 2 मूल स्वरों के मिलन से कौन सा स्वर बना, दीर्घ स्वर। 2 मूल स्वर अपने आप में छोटे स्वर हैं, इन दोनों के मिलन से कौन सा बना, दीर्घ ई। 2 छोटे या मूल स्वर हैं, इन दोनों के मिलन से क्या बना, दीर्घ ओ। ठीक है दोस्तों, तो संधि स्वर के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला है दीर्घ स्वर। अब देखते हैं हम दूसरा, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों संयुक्त स्वर। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे दोस्तों, संयुक्त स्वर।
संधि स्वरों के भी दो भाग है। संयुक्त स्वर, देखिएगा संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है? जोड़ा, लेकिन अलग अलग। कैसे? ऐसे स्वर जिनके निर्माण में दो भिन्न भिन्न स्वरों ने भूमिका निभाई हो, दो भिन्न स्वर मिलकर किसी अन्य स्वर का या भिन्न स्वर का निर्माण करते हो, उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त स्वर। क्या कहा जाएगा? संयुक्त स्वर। कैसे? देखिएगा, यहाँ अ के बाद अ आया तो दोनों समान वर्ण है, और इन दोनों समान वर्णों ने मिलकर वापस अपने ही समान लेकिन दीर्घ स्वर का निर्माण किया। ये दोनों समान है, दोनों समान वर्णों ने मिलकर, समान स्वरों ने मिलकर अपनी ही बिरादरी के, अपने ही समाज के एक दीर्घ स्वर का निर्माण किया। दोनों समान स्वर हैं, दोनों ने मिलकर एक दीर्घ ऊ का या अपने ही समान एक दीर्घ ऊ का निर्माण किया। यह है दोस्तों संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा। देखना कैसे? जहाँ पर दो भिन्न स्वर मिल रहे हो, क्या मिल रहे हो? दो भिन्न स्वर। बताइए, आ और ई दोनों भिन्न स्वर है, असमान स्वर है। बताओ इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। ठीक है दोस्तों, बताइए जोड़ा है कि नहीं है? जोड़ा। ये संयुक्त है, ठीक है, ये संयुक्त है। संयुक्त कैसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी संयुक्त स्वर है। इन दोनों के संयोग से क्या बना? ए। ठीक ऐसे ही अ के बाद क्या आता है? यदि ए आता है तो क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई। बताइए जोड़ा है कि नहीं है? जोड़ा है। संयुक्त हुए कि नहीं हुए? संयुक्त हुए। बताओ दोनों भिन्न है कि नहीं है? दोनों भिन्न है। बताओ दोनों भिन्न स्वरों ने मिलकर, दोनों असमान स्वरों ने मिलकर एक भिन्न स्वर का निर्माण किया। दोनों असमान है, दोनों असमान स्वर मिलकर किसका किया? भिन्न स्वर का निर्माण किया। ठीक ऐसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों? अ प्लस उ। बताइए दोनों असमान है कि नहीं है? बिल्कुल असमान है। बताओ इन दोनों ने किसका निर्माण किया? ओ का। ठीक है, दोनों आपस में भिन्न है, दोनों भिन्न स्वरों ने मिलकर किसका निर्माण किया? भिन्न स्वर का। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों अ प्लस क्या आ जाएगा? ओ बराबर क्या होगा? आओ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर है। बताओ दोनों एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल भिन्न है। बताओ दोनों ने मिलकर किसी भिन्न स्वर का निर्माण किया कि नहीं किया? किया। बताओ दोनों भिन्न है कि नहीं है? दोनों भिन्न है। बताओ दोनों ने मिलकर किसी अन्य स्वर का निर्माण किया नहीं किया? किया। बताओ दोनों भिन्न है कि नहीं है? दोनों भिन्न है। बताओ दोनों भिन्न स्वरों ने मिलकर किसी अन्य स्वर का निर्माण किया नहीं किया? किया। बताओ दोनों भिन्न है। बिल्कुल दोनों भिन्न है। दोनों भिन्न स्वरों ने मिलकर भिन्न स्वर का निर्माण किया। एक दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात महसूस की होगी, यदि किसी को पता हो तो, यहाँ पर एक काम हो रहा है, और वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है दोस्तों ए और आओ, और हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए और आओ। बताइए ये कौन से स्वर है और ये कौन से स्वर है? आप देखिएगा, यदि आपने पढ़ा होगा, संधि पढ़ी होगी, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, ये कौन से स्वर हैं, इनको कौन से स्वर कहा जाता है और इनको कौन से स्वर कहा जाता है? बताइएगा, सोचिएगा, सोचिएगा। सोच लिया? चलिएगा, बहुत अच्छा। आप सभी का जो जवाब है वो एकदम सही होगा। ये कौन से स्वर हो जाएंगे? गुण स्वर। कौन से स्वर हो जाएंगे? गुण स्वर। कौन से हो जाएंगे? गुण स्वर। और ये कौन से हो जाएंगे? वृद्धि स्वर। कौन से हो जाएंगे? वृद्धि स्वर। कौन से हो जाएंगे? वृद्धि स्वर। ये गुण स्वर क्यों है, वृद्धि स्वर क्यों है, ये जब हम संधि पढ़ेंगे तब वहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे संधि स्वर। संधि स्वरों को भी दो भागों में बांटा हमने, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हमने किसको कहा? जहाँ पर दो समान स्वर मिलकर किसी दीर्घ स्वर का निर्माण करते हों, उसे क्या कहा हमने? दीर्घ स्वर। बताइए, अ के बाद अ आया तो क्या बना? आ। ई के बाद ई आएगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। ऊ के बाद ऊ आएगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। बताइए इसकी अपेक्षा इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमें कम श्वास की, कम मात्रा की या कम कालमान की आवश्यकता होगी, जबकि इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें हमें इसकी अपेक्षा अधिक मात्रा की या अधिक समय की या अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही हमने इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा? क्योंकि इसके निर्माण में दो भिन्न भिन्न स्वरों का सहयोग रहा है। बताइए, अ और ई दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? ए का।
और ए दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? आई का। अ और उ दोनों परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? ओ का। अ और ओ परस्पर एक दूसरे से भिन्न है और दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? औ का। ठीक इसी क्रम में एक अलग सा बिंदु मैंने बता दिया दोस्तों, ए और औ कौन से स्वर हो जाएंगे? गुण स्वर। आई और औ कौन से स्वर हो जाएंगे? वृद्धि स्वर। इसको हम जब गुण संधि और वृद्धि संधि, स्वर संधि जो भी पढ़ेंगे हम वहीं पर स्पष्ट करेंगे कि इनको गुण क्यों कहा गया और वृद्धि क्यों कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्वरों का विभाजन किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं स्वरों का अगला विभाजन, और वो होगा हमारा उच्चारण मात्रा के आधार पर, कालमान के आधार पर, या कहें कि समय के आधार पर। अर्थात किसी स्वर के उच्चारण में हमें कितने कालमान की आवश्यकता होती है। कालमान का मतलब हो जाएगा दोस्तों वही समय। किसी स्वर के उच्चारण में हमें कितने समय की आवश्यकता हो रही है, और चलिएगा समय को छोड़िएगा, इसको और सरल भाषा में समझते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में हमें कितनी मात्रा में जोर लगाना पड़ रहा है, कितनी मात्रा में बोलना पड़ रहा है। कैसे? देखिएगा, मैंने बोला अ, क्या बोला? अ, और मैंने बोला आ। बताइए आ। बताओ आ को बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता हुई, जबकि आ को बोलने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हुई। बताओ मात्राओं का फर्क पड़ा नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सर आ को बोलने में कम श्वास लगी, आ को बोलने में अधिक श्वास लगी, लगेगी न लगी? ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही ई। बताइए हमें समय की भी आवश्यकता ज़्यादा महसूस हो रही है किसमें? दीर्घ ई में। देखना, ये हो गया हमारा अ और एक हो गया हमारा आ। एक लिखा हमने दोस्तों ई और एक लिखा हमने ई, एक लिखा हमने उ और एक लिखा हमने उ। देखिएगा, जब मैं इसका उच्चारण करता हूँ तो क्या बोलूँगा दोस्तों? अ। क्या बोलूँगा? अ। और मैंने जब इसका उच्चारण किया तो क्या बोला मैंने? आ। बताओ इसकी अपेक्षा इसमें अधिक प्राणवायु लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी सर। बोलिएगा ई। खुद महसूस करिएगा, बोल के देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। बताओ इसकी अपेक्षा इसमें अधिक प्राणवायु लगी? लगी। बताओ अधिक मात्राओं का, या कहें कि इसकी अपेक्षा इसमें 2 मात्राओं का समय लगाने लगा? बिल्कुल लगा। बोलिएगा उ। इसको बोलिएगा ऊ। क्या है दोस्तों? ऊ। क्या हो जाएगा? ऊ। बताओ इसकी अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा का समय लगाने लगा? बिल्कुल लगा। ठीक इसी तरह अगर कह दिया जाए कि इसको इस तरह से बोला जाए, ये क्या है दोस्तों? ये हमारी जो देवनागरी लिपि की गिनती है, जिसको हम हिंदी की गिनती बोलते हैं, उसका 3 है। अगर इस ए को हम बहुत लंबे समय तक खींच देते हैं, बहुत लंबे समय तक बोल देते हैं, इसमें हमने 1 मात्रा का समय लगाया, इसमें कितनी मात्रा का समय लगाया? 2 मात्रा का। और इसमें कितनी मात्रा का समय लगाया? 3 मात्रा का। जब हम इस ए का उच्चारण छोड़िएगा दोस्तों, सॉरी, यदि हम इस आ को कितनी बार बोल दे दोस्तों? 3 बार बोल दे। कितनी बार बोल दे? 3 बार। तो इस आ के उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 3 मात्राओं। कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 3 मात्राओं का। ठीक इसी तरह से यदि हम इस ए को या इस ए को कितनी बार बोले दोस्तों? 3 बार बोले। अर्थात हम कहें कि यदि किसी स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो प्लुत स्वर कहलाएगा। आइएगा, हम उच्चारण मात्रा के आधार पर, कालमान के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा। क्या लिखिएगा? किस आधार पर पढ़ रहे हैं हम? कालमान, उच्चारण, कालमान या मात्रा या समय के आधार पर स्वरों का
विभाजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके आधार पर हो जाएगा? कालमान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर। अर्थात किसी स्वर के उच्चारण में हमें कितने कालमान की आवश्यकता है, कितनी मात्राओं का समय लग रहा है, या कितने समय की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक है ह्रस्व स्वर, कौन से हो जाएंगे दोस्तों? एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर। और एक है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। उच्चारण किसका दोस्तों? स्वरों का। किसका उच्चारण करना है? स्वरों का। स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। किसका उच्चारण कर रहे हैं हम? स्वरों का। इन उच्चारण करने पर किस स्वर के उच्चारण में कितने कालमान, मात्रा या समय की आवश्यकता हुई है, इसके आधार पर हम विभाजन पढ़ रहे हैं। और इस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से दोस्तों? एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर, और एक हो जाएगा प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा बड़ा। क्या होता है? बड़ा, इससे बड़ा। और प्लुत का मतलब होता है और अधिक बड़ा, और अधिक बड़ा। ये बिल्कुल समझने के हिसाब से लिखा है दोस्तों, बाकी इसका ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में हमें छोटा या कहें कि बहुत कम श्वास की या बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ऐसे स्वरों को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम वायु की आवश्यकता होती है, वो स्वर क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर। देखिएगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? वही मूल स्वर हो जाएंगे दोस्तों आपके। कौन से हो जाएंगे? आ, ई, उ, और हो जाएगा आपका री। क्या हो जाएगा? री। ह्रस्व स्वर अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय की या बहुत कम श्वास की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इनको क्या कहा? ह्रस्व स्वर। ठीक। दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। इन स्वरों का जो बड़ा स्वरूप है, जो दीर्घ रूप है, उन्हें कौन सा स्वर कहा जाएगा? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर कहा जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी अपेक्षा इनका जो उच्चारण है, अर्थात हम लिख ही ले दोस्तों, कौन कौन सा दीर्घ रूप हो जाएगा? आ, ए, और क्या हो जाएगा? ओ। बताइए इनकी अपेक्षा इनका स्वरूप बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताओ इनका निर्माण किससे हुआ? अ प्लस अ से। इसका किससे हुआ? ई प्लस ई से। इसका किससे हुआ? उ प्लस उ से। जब इसके उच्चारण में हमें कम समय की आवश्यकता हो रही है, तो इसके उच्चारण में बताओ अधिक समय की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? बताओ होगी कि नहीं होगी? कितना समय लगेगा? अधिक समय लगेगा। कैसा लगेगा दोस्तों? अधिक समय लगेगा। बताइए अ और आ, तो इसकी अपेक्षा हमें इसको बोलने में अधिक समय लगा, अधिक समय की आवश्यकता हुई। हम कहें कि यदि मात्राओं के आधार पर देखें तो इसमें 1 मात्रा का समय लगा, और इसमें कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 2 मात्राओं का, क्योंकि इसको बोलने में कम समय और इसको बोलने में अधिक समय लगा। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे? ये दीर्घ स्वर वो स्वर जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय की आवश्यकता पड़ रही हो, या कहें कि 2 मात्राओं की आवश्यकता पड़ रही हो, वो कौन से स्वर हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। प्लुत किसे कहेंगे? प्लुत उसे कहेंगे जिसमें 3 मात्राओं की आवश्यकता हो। कितनी मात्राओं की आवश्यकता हो दोस्तों? 3 मात्राओं की। अर्थात किसी स्वर को जब बहुत लंबा खींचा जाएगा, बहुत लंबी धुन में बोला जाएगा, तो वो कौन सा स्वर कहलाएगा? प्लुत स्वर। क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर। यदि मात्राओं की बात करें दोस्तों, तो कितनी कितनी मात्रा हो जाएगी इनमें? वो स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता हो। कितनी मात्रा का समय लगता हो? 1 मात्रा का समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। दीर्घ किसे कहेंगे? जिसमें 2 मात्राओं का इसमें भी ओ कर दो दोस्तों,
सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें मात्रा ही होगा, इसमें मात्रा, 2 मात्राओं का समय लगेगा। वो कौन से स्वर हो जाएंगे? दीर्घ स्वर, जिनमें 3 मात्राओं का, कितनी मात्राओं का? 3 मात्राओं का। बताओ इसमें 3 मात्राओं का समय लग रहा है, नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। जिस स्वर को हम बहुत लंबा खींचेंगे उसमें 3 मात्राओं का समय लगेगा। जिस स्वर को हम 2 मात्राओं के समान बोलेंगे उसे हमने दीर्घ स्वर कहा, और उसमें कितनी मात्राओं की आवश्यकता होगी? 2 मात्राओं की। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं लिखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ किसे कहेंगे और प्लुत किसे कहेंगे। ठीक है, आइएगा। उच्चारण मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर, कालमान के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। क्या परिभाषा, क्या सीखा हमने? वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रा, इनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, इस कारण इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा था, क्या था? दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर। यदि एक मात्रिक स्वरों की बात की जाए दोस्तों, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा अ, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा ओ, और एक हो जाएगा री। क्या हो जाएगा? री। क्या हो जाएगा? री। क्या हो जाएगा? री। री। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? वह स्वर। क्या देखा हमने? वह स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का, कितनी मात्राओं का दोस्तों? 2 मात्राओं का या अधिक समय की, किसकी दोस्तों? अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन्हें कौन से स्वर कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा दोस्तों आपका आ, एक हो जाएगा आपका ई, एक हो जाएगा आपका ओ। दीर्घ री भी होता है, लेकिन दीर्घ री का प्रचलन हमारी हिंदी में अब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, द्विमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमें कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है? 2 मात्राओं की। कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है? 2 मात्राओं की। ठीक है दोस्तों, तो ये था उच्चारण, कालमान, मात्रा और समय आदि के आधार पर स्वरों का विभाजन। एक था ह्रस्व और दूसरा था दीर्घ। क्या था? दीर्घ। अब अंतिम पढ़ते दोस्तों हम, वो है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर की बात कर रहे थे हम दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? प्लुत स्वर।
तीसरा जो भाग है वो कौन सा है? प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर। क्या समझा था हमने? प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको बहुत लंबे समय तक खींचा जाता हो, बहुत लंबी धुन उनकी रही हो, ऐसे स्वर को क्या कहा गया? प्लुत स्वर। देखिएगा, बच्चा जब रोना प्रारंभ करता है तो बताओ कौन से स्वर में रोता है? प्लुत स्वर में। देखना उसकी धुन को, रोने की जो स्टाइल होती है उसको देखना, बहुत लंबे समय तक वो एक ही स्वर में रोता रहता है। बताओ बच्चे किस स्वर में चिल्लाते हैं? प्लुत स्वर में चिल्लाते हैं। किस स्वर में चिल्लाते हैं? प्लुत स्वर में। बताओ संगीत शास्त्र में यदि किसी धुन को लंबा खींचना हो तो कौन से स्वर का प्रयोग होता है? प्लुत स्वर का। कैसे? सा रे गा मा पा दा नी सा। क्या होता है दोस्तों? बताओ लंबा खींचा कि नहीं खींचा? कितनी काल मात्रा की आवश्यकता हुई? 3 मात्राओं की आवश्यकता हुई। उसी के साथ साथ दूर खड़ा व्यक्ति, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप और हम सब खेतों पर काम करने जाते हैं, आपके और मेरे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा कहीं पर दूर खड़े हों तो हम कैसे बुलाते? मम्मी। बताओ जोर से बोलते कि नहीं बोलते? फिर हम पापा को बुलाते, कहीं दूर खड़े हो तो बताओ पापा, ऐसे बोलते हो। बताओ दूर खड़े व्यक्ति को आवाज़ देने में कौन से स्वर का प्रयोग होता है? प्लुत स्वर का। कौन स्वर का प्रयोग होता है? प्लुत स्वर का। हम क्या लिखेंगे? प्लुत स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में कितनी मात्राओं का दोस्तों? जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों इनकी? तो पहली हमने क्या क्या विशेषताएं हैं? तो नंबर 1 हमने दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में इसी स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसी स्वर का प्रयोग होता है। एक क्या है दोस्तों? संगीत शास्त्र में भी इसी स्वर का प्रयोग होता है दोस्तों। और क्या है? और क्या दोस्तों? और क्या देखा हमने? बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ प्लुत स्वर में ही होती है। किस में होती है दोस्तों? प्लुत स्वर में होती है। बच्चों के रोने की आवाज़ कौन से स्वर में होती है? प्लुत स्वर में ही होती है। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ किस में होती है? प्लुत स्वर में ही होती है। एक और दोस्तों, किसी भी स्वर को या किसी भी ध्वनि को जब हम बहुत लंबा खींचते हैं तो वो कौन से स्वर में उच्चारित होती है दोस्तों? प्लुत स्वर में उच्चारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्वरों का उच्चारण, कालमान, मात्रा, समय आदि के आधार पर विभाजन। उच्चारण, कालमान और मात्रा के आधार पर स्वर कितने भागों में बढ़ा? 3 भागों में। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 1 मात्रा। कितनी मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 2 मात्राओं। कितनी मात्राओं का समय लगता है दोस्तों? 2 मात्राओं का। और प्लुत स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का। कितनी का समय लगता है दोस्तों? 3 मात्राओं का। और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। बच्चों के रोने की आवाज़, रोने की धुन प्लुत स्वर में होती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ प्लुत स्वर में होती है। संगीत शास्त्र में यदि किसी धुन को लंबा खींचना हो तो कौन से स्वर में होती है? प्लुत स्वर में होती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।